हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीडीटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वन बाय वन पॉइंट्स लेंगे और उसको आराम से समझेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं डीडीटी होता क्या है। तो हम पहले इसके फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे, फिर इसके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और यूजेस पे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फुल फॉर्म को। तो देखिए ज़रा फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा डीडीटी का फुल फॉर्म, कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो डीडीटी है उसका फुल फॉर्म है, आप ज़रा नोट करिएगा, इट इज़ डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। ये नाम क्यों पड़ा है, अभी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए डीडीटी, तो पहले वाले डी से मतलब है डाइक्लोरो, पहले वाले डी से क्या मतलब है डाइक्लोरो। दूसरे वाले डी का मतलब क्या है, दूसरे वाले डी का मतलब है डाइफेनाइल। तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल और टी से मतलब है आपका ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये है आपका फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सेकंड पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर, कि डीडीटी दिखता कैसे है। तो अगर आपको डीडीटी का स्ट्रक्चर याद हो गया तो आपको नाम भी समझ में आ जाएगा कि इसका नाम डीडीटी क्यों पड़ा है। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डीडीटी के स्ट्रक्चर में आपको दो बेंजीन रिंग बनानी है। डीडीटी के स्ट्रक्चर में क्या बनानी है भाई, दो बेंजीन रिंग। तो ये पहली बेंजीन रिंग बना दी आपने और उससे आपको जोड़ देना है क्लोरीन, और दूसरी बेंजीन रिंग भी ऐसे ही बनानी है और उससे भी जोड़ना है क्लोरीन। ठीक है, देखिए ऐसे याद हो जाएगा, पहली बेंजीन रिंग उससे जोड़ा क्लोरीन, और दूसरी बेंजीन रिंग और उसके अपोजिट एंड पे भी क्लोरीन। तो यहाँ पे भी क्लोरीन सामने और उसके सामने यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, बीच में जोड़िएगा आप CH, क्या जोड़ेंगे CH। तो ये CH दोनों से जुड़ा हुआ है और उससे ऊपर दिख रहा है आपको CCl3। याद हो गया कैसे बनाना है, बेंजीन रिंग उससे क्लोरीन, फिर बेंजीन रिंग उसके सामने क्लोरीन, और फिर यहाँ पे इन दोनों को बेंजीन रिंग को जोड़ा है CHCl3 के थ्रू। ठीक है, अब ज़रा देखिए इसका नाम डीडीटी क्यों पड़ा है, आराम से देखिएगा। तो देखिए क्या नाम लिखा है डाइक्लोरो, क्या दो क्लोरीन दिख रहे हैं आपको ये लगे हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितने क्लोरीन हो गए, दो। तो इट इज़ डाइक्लोरो। ये रिंग और ये रिंग, देखिए ये बेंजीन रिंग है, लेकिन अगर आप बेंजीन को एज अ सब्सटीट्यूएंट काम करेंगे तो उसको फिनाइल बोलते हैं। बेंजीन अगर मेन चेन लेंगे तो बेंजीन, लेकिन अगर आपने बेंजीन को सब्सटीट्यूएंट मान लिया तो अब इसको बेंजीन नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, फिनाइल। समझ गए। तो ये एक फिनाइल की रिंग और ये दूसरी फिनाइल की रिंग। तो ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है। और यहाँ कितने क्लोरीन दिख रहे हैं, 3। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए दो कार्बन है, एक ये कार्बन और ये कार्बन, और ये दो कार्बन है तो एथ, और अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन, ईथेन। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो यहाँ से इसका नाम आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि डीडीटी का IUPAC नेम क्या होता है, क्योंकि अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो दो नाम मिलेंगे और उसमें से एक काफ़ी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन वो आया कैसे, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है उसमें। तो डिस्कस करते हैं IUPAC नेम। आइए देखिए, तो अगर आपको डीडीटी का IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो सबसे पहले डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाएंगे IUPAC नेम लिखने के लिए। तो हम निकालने जा रहे हैं डीडीटी का IUPAC नेम। देखिए तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है अभी बताया था मैंने, दो बेंजीन की रिंग लेनी है, ये पहली बेंजीन की रिंग और उससे जोड़ा क्लोरीन, फिर उसके बाद यहाँ पे CH, और फिर यहाँ पे एक और बेंजीन की रिंग और इसके सामने यहाँ पे हमने लगाया क्लोरीन, और इस CH से जोड़ा है CCl3। तो कॉमन नेम तो सबको पता है कि डीडीटी का कॉमन नेम क्या है, इट इज़ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है ना। IUPAC पे आते हैं। तो देखिए IUPAC में इसके दो नाम मिलते हैंगे। तो फर्स्ट नेम ज़रा देखिएगा कैसे आएगा। तो जब अपन नॉमेनक्लेचर करने जाते हैं तो हम नंबरिंग करते हैं, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो पहला वाला नाम है ना उसमें हम पेरेंट चेन इसको मानेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको दो कार्बन की जो चेन दिख रही है इसको हम पेरेंट चेन मानने वाले हैं। ठीक है, ये जो दिख रही है आपको दो कार्बन वाली, इसको हम मानेंगे पेरेंट चेन। समझ रहे हैं आप। तो अगर इसको मानेंगे तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 और यहाँ से करते हैं 2। देखो इसको पेरेंट चेन माना, दो कार्बन की, ये 1 और ये 2। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता था कि सर इसको 1 दे दे, तो देखो मैं बताऊँ, इसको 1 दे दें और इसको 2 दे दे तो क्या प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ऊपर वाले को 1 दिया तो नंबरिंग ऐसे होने वाली है। देखो 3 क्लोरीन 1 पे लगे तो 1, 1, 1 और फिर 2 पे एक बेंजीन रिंग है
और फिर 2 पे एक और बेंजीन रिंग है, तो 2 2 ये नंबरिंग आएगी, समझ रहे हो। ये एक क्लोरीन 3 पे कितनी बार लगा है, तो 1, 1 और 2 पे ये बेंजीन रिंग और 2 पे ये बेंजीन रिंग, तो 1, 1, 1 और 2, 2 ये नंबरिंग होती। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर नीचे से करें 1 2, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी, तो फिर ये नंबरिंग नहीं होगी। फिर नंबरिंग क्या होगी, देखिए ये है 1 पे 2 बार रिंग है और 2 आएगा 3 बार, 2 2 2। हालांकि इससे पहले वाली नंबरिंग ये थी 1, 1, 1, 2, 2। आपने लोवेस्ट सम रूल पढ़ा होगा, तो लोवेस्ट सम रूल क्या कहता है कि हमें ऐसी नंबरिंग लेनी है जिसका सम कम आए। तो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर वाले में सम कम आएगा, तो हम ऊपर वाली नंबरिंग लेंगे। ये शायद समझ में आ गया होगा। तो नंबरिंग इसकी ऐसे करेंगे कि जो क्लोरीन जिस कार्बन पे है उसको 1 और इसको दिया 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ज़रा देखो कैसे लिखेंगे। 1 पे क्लोरीन लगे, कितने क्लोरीन लगे, 3, तो तीनों बार मेंशन करेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे 1, 1, 1। कितने क्लोरीन लगे, 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई। तो 1, 1 ट्राई क्लोरो। यहाँ तक शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये 2 पे एक बेंजीन रिंग और ये 2 पे एक और बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 2 पे और 2 पे, देखो ये 2 पे और ये भी 2 पे, तो 2 पे लगी है बेंजीन की रिंग, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, उसके साथ क्लोरो है, क्लोरीन भी है। तो अगर आप इसकी भी नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 ठीक है ना। तो 4 पे क्लोरो है, या आप सिंपल 4 पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पे या 4 पे लगा है, क्या लगा है, क्लोरो, और ये क्या है आपके पास, बेंजीन। अच्छा मैंने एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे, देखिए ये जो 4 क्लोरो बेंजीन है जो 2 पे लगी है, देखो 2 पे लगी है 4 क्लोरो बेंजीन, और सेम यहाँ पे भी 4 क्लोरो बेंजीन है। तो 2, 2 पे 4 क्लोरो बेंजीन है 2 बार। तो अब यहाँ पे वर्ड डाई यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ वर्ड डाई यूज़ नहीं करेंगे, अच्छे से याद रखना। यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे बिस। तो यहाँ पे आएगा 2, 2, फिर आएगा बिस 4 क्लोरो बेंजीन, और मेन चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है। तो 2 कार्बन है तो एथ, और इनके बीच में बॉन्ड देखिए सिंगल है, तो नाम हो गया इथेन। देखो एक बार और देख लो आराम से। IUPAC नेम देखने के लिए हमने इसको पेरेंट चेन माना, ये जो 2 कार्बन वाली दिख रही है ना, इसको पेरेंट चेन मारा और इसको नंबर दिया 1 और इसको नंबर दिया 2, ठीक है। इसको नंबर 1 क्यों दिया, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है। अगर हम इसको 1 देते तो लोवेस्ट सम रूल फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ इसको 1 दिया, तो 1 पे 3 बार क्लोरीन है, तो 1, 1 ट्राई क्लोरो, क्लियर है। फिर 2 पे देखो, 2 पे ये एक क्लोरो बेंजीन लगा है और 2 पे एक और क्लोरो बेंजीन लगा है, तो 2, 2, एक 2 इसके लिए और एक 2 इसके लिए, ठीक है, 2 बार लगा है। तो हम यहाँ स्पेशल कैसे याद रखना है, यहाँ पे डाई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, या क्या यूज़ करेंगे, बिस। तो 2, 2 बिस। अगर 3 होता तो ट्रिस ऐसे, और 4 होता तो टेट्राकिस ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये बिस, 2 हैं तो बिस। अब देखो ज़रा, क्या 4 पे क्लोरो बेंजीन लगा है, 4 पे क्लोरो है, और ये कौन सी रिंग है, बेंजीन। और हमारी मेन चेन कितने कार्बन की थी, 2 कार्बन, तो हो गया एथ, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। तो एक IUPAC नेम ये है। लेकिन जब आप नेट पे सर्च करोगे तो एक और IUPAC नेम मिलेगा विच इज़ मोर करेक्ट। ज़रा देखना उसमें कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये भी सही है, गलत नहीं है। देखिए अब दूसरा नेम देखते हैं, दूसरा IUPAC नेम कैसे आएगा, और वहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी अलग करेंगे। पिछली बार नंबरिंग मैंने यहाँ से करी थी 1 और इसको दिया था 2। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि इस बार नंबरिंग यहाँ से करते हैं। देखो इसको दिया 1 और इस वाले को दिया 2, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, जो बेंजीन रिंग में लगा है। तो ये 1 पे आएगा, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 पे क्लोरो है और यहाँ पे भी 4 पे क्लोरो है, दोनों सेम है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस पर डैश लगा दिया और इसको विदाउट डैश लिख दिया। अब देखना लिखेंगे कैसे, ध्यान सुनना। देखो अगर आप इधर से देखो, ये वाली बेंजीन रिंग को देखो तो इस पर नंबर दिया है 1, और ये वाली बेंजीन रिंग को देखो तो इस पर दिखा है 1 डैश। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1, 1 डैश। अगर आप ध्यान से देखो, इस बेंजीन रिंग के 1 से और इस बेंजीन रिंग के 1 डैश से ये जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट। इसको एक काम करो, ये जो चीज़ है ना, इसको मेन चेन मानो, इसको और इसको मेन चेन मान लो। तो 1 पे और 1 डैश पे, इसके 1 पे और इसके 1 डैश पे ये चीज़ जुड़ी। अभी इसका नाम लिखना है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। तो ये देखो इसके सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, कितनी बार क्लोरीन है, 3 बार। तो हमने लिखा 2, 2, 2। प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक। कितनी बार क्लोरीन है, 3, तो ये हो गया ट्राई। अब आते हैं, इसके बाद आएगा क्लोरो, तो 2, 2, ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ, और बॉन्ड सिंगल है इनके बीच में, तो क्या आ जाएगा, इथेन। यहाँ तक समझ में आया क्या करा, फिर से देख लो। देखो ये 1 और इसका 1 डैश। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि
पहले वाले बेंजीन रिंग के 1 से और दूसरे वाले बेंजीन रिंग के 1 डैश से, 1 से और 1 डैश से एक चीज़ जुड़ी है और उसका नाम लिख रहे हैं हम। तो ये नाम है इसका 2,2, 2,2,2, 3 बार क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो और सारे बॉन्ड सिंगल है तो इथेन। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे देखो, और यही वाली चीज़ परेशान करेगी। मैं इसके बाद एक चीज़ लिख रहा हूँ 1,1 डाई आइल। देखो क्या है, इसके 1 को देखो, ये वाला जो कार्बन दिख रहा है ना इथेन का कार्बन, ये वाला कार्बन, इसको अपन ने नंबर 1 दिया, ये वाला कार्बन, इसको कार्बन को ध्यान से देखो, ये जो कार्बन नंबर 1 है ये इधर भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और इधर भी सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड सिंगल दिख रहा है ना, ये बॉन्ड सिंगल और ये बॉन्ड भी सिंगल। तो जब बॉन्ड सिंगल है दोनों साइड तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया डाई आइल। डाई मतलब 2 और आइल कब यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों सिंगल बॉन्ड है इसलिए यूज़ करते हैं। बस सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इसका जो कार्बन नंबर 1 है, इथेन का जो कार्बन नंबर 1 है, उसके दोनों साइड 1 पे और 1 पे इधर साइड दोनों बॉन्ड सिंगल है इसलिए यूज़ किया डाई आइल। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे की नेमिंग कर लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ और ये चीज़ तो रिपीट हो रही है, तो ये 2 बार है, तो 2 बार है तो अपन क्या यूज़ करते थे याद करो, बिस। तो यहाँ पे भी अपन क्या यूँ लिखेंगे, बिस, ठीक है ना। तो अपन ने लिखा बिस और ये नाम तो अपन को पता ही है, इसको क्या बोलते हैं अंदर वाले को, 4-क्लोरोबेंजीन। तो ये नाम है 2 IUPAC। आपको शायद क्लियर हो गया होगा, एक बार आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब DDT की देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि DDT को प्रिपेयर कैसे करना आएगा। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा तो पहले आप थ्योरी लिखिएगा और उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन लिखिएगा। तो मैं पहले 3 लाइन आपकी थ्योरी लिखवाऊंगा और उसके बाद मैं उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा और वो रिएक्शन याद भी हो जाएगी आपको, बहुत सिंपल है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि DDT बनता कैसे है। तो मेरे साथ लिखिएगा, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो लिखिएगा। तो DDT बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। तो DDT is prepared by heating. DDT is prepared by heating chloral with chlorobenzene in 1:2 ratio in the presence of sulfuric acid। बस इतना से आपको लिखना है कि अगर आपको DDT बनाना है तो आपको टोटल 3 चीज़ें चाहिए। कितनी चीज़ें चाहिए पहले तो याद रख लो, 3 चीज़ें। तो नंबर 1 है आपको उसमें चाहिए क्लोरल, दूसरी चीज़ चाहिए आपको क्लोरोबेंजीन। किस रेशियो में चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1:2 के रेशियो में। मतलब अगर आप क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल लोगे तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल उससे रिएक्ट करने वाले हैं। क्लोरल का 1 मोल तो क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लगेंगे, ऐसा, ठीक है ना। तो किसके रेशियो में लेना है, 1:2 के रेशियो में लेना है और किसकी प्रेजेंस में लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में लेना है। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब इस रिएक्शन में से पानी निकाल के लिए आएगा, ठीक है। जब मैकेनिज्म आप इसका देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये याद रख लो, क्लोरल विथ क्लोरोबेंजीन, दोनों C वाले हैं। क्लोरल विथ क्लोरोबेंजीन लेना है, किस रेशियो में लेना है, 1:2। क्लोरल पहले लिखना है और क्लोरोबेंजीन बाद में। तो क्लोरन अगर 1 मोल लिया है तो क्लोरोबेंजीन 2 मोल लेंगे और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और साथ में आपको हीट भी करना पड़ेगा। तो ये थी इसकी थ्योरी। अब ज़रा देखते हैं इसकी रिएक्शन होती क्या है। देखिए रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए था, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लगने वाले हैं, 2, और क्लोरल का 1। तो मैं पहले क्लोरोबेंजीन लिखूंगा, देखिएगा। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। तो मैंने ये ले लिया 1 क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे ले लेता हूँ क्लोरल। तो क्लोरल का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, इट इज़ CHOCCl3। ये जो है ना CHOCCl3, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, खूबसूरत सा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे क्लोरीन लगी है, बेंजीन पे क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। और ये CCl3 CHO क्लोरल। ये जो क्लोरल है ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है ना। IUPAC आप देख लीजिएगा क्या है इसका। इसके बाद देखो हमने क्या बोला था कि क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेने, 2। क्लोरल को देख ले लिया, लेकिन इसके कितने लगेंगे, 2। तो इसको एक और बार लिख लो, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन का दूसरा मॉलिक्यूल, और इस बार क्या करना, क्लोरीन को अपोजिट साइड रखना है यहाँ पे।
ठीक है। और ये रिएक्शन कैसे होगी, तो ये रिएक्शन करने के लिए मैं आगे की जगह मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए आपको हीट चाहिए और साथ में क्या चाहिए, साथ में चाहिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए कौन सा वाला, कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी पानी निकाल के लाएगा। आप इस रिएक्शन को आगे ही लिखिएगा, वहाँ जगह नहीं है, मैंने इसलिए नीचे लिख दी है, ठीक है। अब ज़रा देखिए होगा क्या, बहुत सिंपल है। अगर आपको पता है कि जो बेंजीन है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और सिमिलरली यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो हमें क्या निकालना है, पानी। तो देखो पानी का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, H2O। तो 2 H निकाल लो और 1 O निकाल लो। तो देखो एक H इसने दिया और एक H इसने दिया और O ये देगा आपका, क्लोरल का जो दिख रहा है CHO, ये O देगा और बॉन्ड यहाँ से बनेगा, ये CH और ये CH से। फिर से देखो H2O निकालना है ना तुम्हें, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से और एक O यहाँ से निकल गया, और इन तीनों को आपस में जोड़ दो CH के थ्रू। तो देखो कैसे बनेगा, आप शायद समझ गए होंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले ये वाली बेंजीन रिंग, ये वाली बेंजीन रिंग, इससे क्या जड़ा है, Cl, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट आएगा CH, ठीक है। और इस CH से ऊपर कौन है, देखो CCl3, और इसके साइड में ये वाली रिंग, और इधर जोड़ा है आपका Cl, और साथ में आपका निकल चुका है पानी। और यही आपका DDT, कैसे बोलते थे आप, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये आपका DDT बन के तैयार है, ठीक है। याद हो गया। हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, ऐसे लिखना एग्जाम में तो याद रहेगा, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल। फिर यहाँ लेना है क्लोरल, क्लोरल का फॉर्मूला रट लीजिएगा CCl3CHO। फिर हमें लेना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में कर देना है हीट। तो सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड इट विल रिमूव दी वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, H2O निकालना है। तो हमने समझने के लिए देख लिया कि यार यहाँ पे H है, क्लोरीन के सामने वाली पोजीशन से H और ये क्लोरीन के सामने वाली पोजीशन से H, तो 2 H यहाँ से, 1 O यहाँ से, और पानी निकल गया और बाकी जुड़ के DDT तैयार है। तो आइए पहले देख लेते हैं DDT के यूजेस क्या होते हैं, जो कि एग्जाम में आपको लिखने हैं। तो DDT का यूज़ देखो, DDT का जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वो हुआ एज अ इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जिससे मच्छर मर जाएं, मच्छर मारने के लिए, या टाइफाइड के जो वायरस, जो कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है DDT का, यूज़ किया जाता था। अभी ये हो रहा है कि मोस्टली कंट्रीज़ में ये बैन हो चुका है। इंडिया में आप कह सकते हो कि ये पार्शियली यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में तो कम यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता है, लेकिन अभी एज अ इंसेक्टिसाइड, मच्छरों को मारने के लिए, जो मलेरिया वाले मच्छर होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ होता है। और इनफैक्ट आप ये नोट कर लीजिएगा, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ DDT। दुनिया में सबसे ज़्यादा DDT इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहा है एट प्रेजेंट अभी, ठीक है। आइए लिखते हैं यूजेस। तो देखिए फर्स्ट यूज़ तो इसका है जो मैंने आपको बताया है, इट इज़ यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, इट इज़ यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब समझते हैं ना, कीड़े को मारने के लिए, स्पेशली मच्छरों को मारने के लिए। कौन सा मच्छर, जो मलेरिया फैलाते हैं ना, उनको मारने के लिए, ठीक है। दूसरा, it is used to control malaria and typhus। मलेरिया और टाइफस, ये जो 2 बीमारियां हैं, इसको भी कंट्रोल करने के लिए DDT का यूज़ होता था। कैसे भाई, मलेरिया जिस इंसेक्ट से फैल रहा है और टाइफस जिससे फैल रहा है उसको ही मार दो, तो उसको मारने के लिए DDT का यूज़ किया जाता है। तो आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि मलेरिया और टाइफस को हम कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू द यूज़ ऑफ DDT। और थर्ड यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज पेस्टिसाइड इन फील्ड। खेतों में भी हम इसका यूज़ करते थे, अब नहीं कर रहे, खेतों में भी इसका यूज़ करते थे। तो खेतों में जो पेस्ट लग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किल करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये 3 यूजेस इनफ है, अगर आपने ये लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं DDT की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, जो आप थ्योरी में मेंशन कर दीजिएगा। आइए देखिएगा, तो हम यहाँ देखने जा रहे हैं DDT की कुछ प्रॉपर्टीज़, DDT की कुछ
प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, क्लियर हो गया, लेकिन हर बार हम स्ट्रक्चर खोल के तो नहीं देखेंगे। कभी हमसे मोलर मास कैलकुलेट करने को आ गया या डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया तो हम फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो फार्मूला होता है DDT का जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है आपका, ज़रा लिखिएगा, इट इज़ C14H9Cl5। कार्बन 14 होते हैं, हाइड्रोजन 9 होते हैं और क्लोरीन 5 होते हैं। याद कैसे रखना है, देखो इसमें होते हैं 3 लोग, 3 आइटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। आप ये 2 याद रख लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन याद रख लो। तो क्लोरीन होते हैं 5, हाइड्रोजन होते हैं 9, 5 और 9 कितने हो गए, 14। याद हो गया, हाइड्रोजन 9, क्लोरीन 5, 9 5 14, ऐसे याद रख लेना। तो ये है इसका फॉर्मूला। इसके बाद अगर आपको इसका मोलर मास पूछना है तो मोलर मास होता है इसका, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, वैसे आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं कि कार्बन का 12 होता है तो 12 × 14 कर देंगे, हाइड्रोजन का 1 × 9 कर देंगे, Cl का 35.5 होता है तो 35.5 × 5 कर देंगे, उन सबको जोड़ लेंगे तो इसका मोलर मास आएगा 354.5 ग्राम पर मोल। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये दिखता कैसा है, तो इट इज़ कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस होता है। दूसरी बात है ये ऑर्डरलेस है, मतलब कोई स्मेल नहीं है, तो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। उसके बाद टेस्टलेस भी है। ठीक है, टेस्ट करके देखिएगा मत, टेस्टलेस हैगा। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है, और टेस्टलेस सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। एक और लिख सकते हैं आप, इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होता। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, अगर होगा भी तो बहुत ही कम होगा, तो अपन डायरेक्ट बोल देते हैं इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो 3 पॉइंट्स हमने देखे। प्रॉपर्टीज़ में आप देख चाहें तो ये 2 लिख सकते हैं, और ये 2 एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मोलर मास, और उसके बाद ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है, और ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा, इट इज़ द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इट इज़ द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। पहला ऐसा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था जिसमें क्लोरीन का यूज़ किया गया था। ठीक है ना, फर्स्ट इंसेक्टिसाइड नहीं बोल रहा मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऐसा इंसेक्टिसाइड, फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जिसमें क्लोरीन का यूज़ किया गया था। देखिए ना, यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है ना, 5 क्लोरीन है। ठीक है ना, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। DDT की मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हमने देख ली है, अब देखते हैं मैकेनिज़्म। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट और JEE और जो BSc और B फार्मा वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन हुआ कैसे है, आपको समझने में आसानी होगी। देखिएगा ध्यान से, तो हेडिंग डालिएगा मैकेनिज़्म। ठीक है, 3-4 स्टेप्स जाएंगे इसमें, तो आराम से देखिएगा, थोड़ी लंबी है प्रोसेस। तो मैकेनिज़्म समझने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि रिएक्शन हो कैसे रही थी। तो रिएक्शन में 2 लोग थे, एक क्लोरोबेंजीन और दूसरा था क्लोरल, और तीसरी चीज़ थी सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही थी। तो हम ये तीनों चीज़ याद रखनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है क्लोरल। देखो मैं यहाँ पे पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, ध्यान लो। तो रिएक्शन ऐसी हुई थी, हमने यहाँ पे ये मैकेनिज्म नहीं, ये रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने लिया था क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हमने लिया था क्लोरल CCl3CHO, और फिर हमने एक और लिया था यहाँ पे क्या, क्लोरोबेंजीन। तो मैंने इसे समझाया था याद करने के लिए कि यहाँ पे एक H होता है और एक H यहाँ होता है। तो यहाँ से H और ये O चला जाएगा और आपका DDT बन के कुछ ऐसा हो रहा था तैयार। तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ CH था, ये CCl3 था, और ये एक और क्लोरोबेंजीन। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा DDT का। तो और ये प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये कुछ ऐसा हो रहा था। अब इसका मैकेनिज्म देखना है ना, तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म। तो सबसे पहली स्टेप में मैकेनिज्म की आपको लेना है क्लोरल। क्लोरल याद है CCl3CHO। तो CCl3 को अपन कंटिन्यू लिख लेते हैं और CHO को थोड़ा खोल के लिखते हैं क्योंकि यही मेन है। देखो ध्यान से, CHO में C डबल बॉन्ड O है और H है। ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और ये H, और उसका रिएक्शन होगा H+ से। ये H+ कहाँ से आया है, ये H+ आया है जो आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था,
एसिड H+ रिलीज़ करता है, वही H+ यहाँ से आया है। फर्स्ट समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, ये जो CHO है इसमें जो O है, इसमें O के पास लोन पेयर होते हैं, और ये जो H है प्लस है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो अभी नंगा भूखा है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसको दान देगा। समझ में आ रहा है? पहली स्टेप, आराम से चलना धीरे धीरे। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास नहीं है, तो भाई ने इनको दान दे दिया। अब देखो क्या होगा, जब दान दे दिया तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये CCl3, इसमें कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे ये C, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया, इसके साइड में बैठा है H, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया। अब देखो इसने अपने लोन पेयर इसको दिए, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन गया है बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन चुका है बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उसका प्लस गया गायब, लेकिन इस भाई ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दिए हैं, अपने लोन पेयर्स यूज़ किए हैं, तो इनको लगेगा दुख, इन पे आएगा प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है? सिंपल चल रहे हैं अपन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने इनको दे दिए, तो इसके चले गए, तो भाई को नुकसान हो गया। जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या आता है? प्लस। और इसका प्लस क्यों चला गया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ध्यान से सुनना, यहाँ पे होने क्या वाला है, ये जो ऑक्सीजन होता है ना और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन में कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को काफ़ी तेज़ी से खींचता है, बल्कि वन ऑफ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को पहले ही खींच रहा था, यहाँ पे जब इसके पास लोन पेयर थे ना, जब इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे तब भी खींच रहा था। तो जब खींच रहा होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ चुका है। प्लस का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जब इलेक्ट्रॉन थे तब खींच रहा था, जब उसके इलेक्ट्रॉन चले गए, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तब तो बहुत ही तेज़ खींचने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पार्शियल नेगेटिव है वो काफ़ी बढ़ चुका होगा, और इसकी वजह से जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है? कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ने चुका है, ठीक है ना। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगली स्टेप में जो अटैक होगा वो कार्बन पे होगा, यानी जो नेगेटिव चीज़ आएगी वो कार्बन पे अटैक करेगी, ऑक्सीजन पे नहीं करेगी। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव है। देखो, अगर कोई नेगेटिव चीज़ आएगी तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, या तो ऑक्सीजन से जोड़ दो क्योंकि उस पर भी प्लस है, या तो कार्बन से जोड़ दो क्योंकि उस पर भी प्लस है। पर ऑक्सीजन से नहीं जुड़ सकती, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की औकात है 2 बॉन्ड बनाने की, वो पहले अपनी औकात से ज़्यादा 3 बॉन्ड बना चुका है, तो ऑक्सीजन पर अटैक नहीं हो सकता। अटैक कहाँ होगा? कार्बन पे। एक वजह तो ये समझ लो, और दूसरी वजह ये समझ लो कि कार्बन का प्लस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस वाला बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए हैं, तो अटैक कहाँ पे होगा? कार्बन पे। मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी होगी वो कार्बन पे अटैक करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको लाना है, इसके बाद आपके पास आएगा क्लोरोबेंजीन, अब पिक्चर में आएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल समझते हो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अभी ऐसा समझ लो, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी है वो या तो ऑर्थो पे लगेगी, तो ये जो बगल वाली पोजीशन होती है, ये वाली देखो, ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं ऑर्थो। या तो वो यहाँ लगेगी, या तो जस्ट अपोजिट वाली, इसको बोलते हैं पैरा, यहाँ लगेगी। 2 ही ऑप्शन है। जो प्लस वाली स्पीशी है जिसको इलेक्ट्रोफाइल बोलना है, या तो वो ऑर्थो पे लगेगी या तो वो पैरा पे लगेगी। बट ये है इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाली स्पीशी, ये ऑर्थो पे नहीं लग सकती। यहाँ पे क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ लगेगी ना तो इस वाले क्लोरीन को रिपेल करेगी, तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ नहीं लगेगी। तो हमारी जो आने वाली चीज़ है वो पक्का कहाँ लगने वाली है? पैरा पे, ये वाली, इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन पे लगने वाली है। अब कैसा लगेगी ज़रा ध्यान से देखो ये, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड उठ के बाहर आएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के बाहर आएगा। मैं इधर समझाता हूँ, ये डबल बॉन्ड उठ के बाहर आता है तो होता क्या है। देखो, ये है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, ये डबल बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, ये जब डबल बॉन्ड उठ के बाहर आएगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड चला गया, जैसे ही उठ के बाहर आएगा ना तो इस कार्बन पे आया, तो जिस कार्बन पे आया उस पर आएगा नेगेटिव, और जिस पे नहीं आया उस पर आएगा पॉजिटिव। समझ में आया? देखो, ये डबल बॉन्ड उठ के इधर आया तो इधर आया नेगेटिव, ठीक है। और इस कार्बन को तो नुकसान हो गया क्योंकि इसका बॉन्ड चला गया, तो इस पर आया प्लस। ये समझ में आ गया अच्छे से? ये समझ लो कि यहाँ नेगेटिव, जिस पे उठ के आ रहा है नेगेटिव, और दूसरे वाले पे, उसके बगल वाले पे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव। हम शो नहीं करेंगे, अभी बताते हैं। और इसकी रिएक्शन होगा ये वाली स्पीशीज से, ये जो आपने बना के रखी है। तो आपने बना के रखा है CCl3, C डबल बॉन्ड O, ये H, इस पे है आपका प्लस, और यहाँ पे है आपका H। यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान से देखो,
तो जैसे ये नेगेटिव आएगा, ये कहाँ अटैक करेगा, अभी समझा चुका हूँ मैं, कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नहीं कर सकता। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव किसको ढूंढ रहा होगा, पॉजिटिव को। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे कैसा पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है ना, ठीक है ना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये जाके इस पर अटैक करेगा। तो ये जो स्पीशी है ये यहाँ पे जुड़ने वाली है। तो ये कैसा दिख रहा होगा, थोड़ी देर बाद ध्यान से देखिएगा, ऐसा दिख रहा होगा। तो ये है आपकी क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान से सुनना, ये वाला बॉन्ड ऐसे ही बनेगा, यहाँ वाला बॉन्ड भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन मैंने क्या सिखाया कि ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो इधर नेगेटिव आया, और ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे ये सी है, ये जुड़ गया सी। इस सी से कौन जुड़ा है, देखो अच्छा एक और बात सुनो, जिस टाइम पे ये अटैक करेगा इस पे, जिस टाइम पे यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है इससे जुड़ेगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा, या जो पूरी स्पीशीज जब इधर जाएगी तो उसी टाइम पे ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड खींचेगा। फिर से देखो, ये डबल बॉन्ड निकल के बाहर आया, यहाँ नेगेटिव आया, ये नेगेटिव की वजह से इस स्पीशी ने इस पर अटैक किया, या आप इसे समझ लो इसने इस पर अटैक किया, ठीक है ना। तो जब ये अटैक कर रहा होगा तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इसको खींच लेगा, समझ रहे हो, ठीक है। आगे चलें, अब देखो ये स्पीशी, इसने डबल बॉन्ड खींच लिया, अब कैसे बनेगा, देखो ये सी, इस सी से इस तरफ था H, और इस तरफ देखो क्या है, इस तरफ है CCl3, ठीक है। इस C के ऊपर क्या लगा हुआ है, O, ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है क्योंकि एक बॉन्ड इसने खींच लिया, और जैसे ये बॉन्ड सिंगल हुआ तो उसका प्लस चला गया, और ये हो गया H, क्योंकि इसको अपना वापस लोन पेयर मिल चुका है, कुछ ऐसे। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब अगले स्टेप में इसको ही लाना है वापस से। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था अभी, जब ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे जाएगा तो यहाँ प्लस आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ चुका है भाई, प्लस। यहाँ पे क्या आ चुका है, प्लस। अब ये प्लस गायब कैसे करेंगे और वापस बेंजीन रिंग कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होगा, तो ये हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा। कैसे कुर्बानी देगा, ये अपना बॉन्ड इसको दे के जाएगा, ठीक है, ये अपना बॉन्ड छोड़ के जाएगा। तो अगर ये अपना बॉन्ड छोड़ के जा रहा है, बॉन्ड दे के जा रहा है, तो क्या आएगा उस पर H+, तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलने वाला है। ये बॉन्ड अपना दे के गया तो H+ के फॉर्म में बाहर आ गया, और ये कुछ आपका स्ट्रक्चर फिर ऐसा रहा। देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, तो ये डबल बॉन्ड, ये Cl, ये CH इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं, ये CH, ये CCl3, और ये OH, और O के पास है लोन पेयर, और ये H+। फर्स्ट स्टेप में जो H+ ऐड हुआ था, सेकंड स्टेप में वो H+ निकल चुका है। समझ में आ रहा है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में यही वाली जो स्पीशी है इसका रिएक्शन होगा फिर से H+ से, यही वाली जो स्पीशी है ना इसका रिएक्शन फिर से H+ से होगा। और कैसे होगा देखिएगा। तो देखो थर्ड स्टेप पे आते हैं और यही वाली स्पीशी को लिखते हैं। तो ये स्पीशी हमारे पास कुछ ये Cl और ये वाली स्पीशी CH CCl3 वाली, तो यहाँ है CH, यहाँ है CCl3 और यहाँ है OH, और यहाँ पे हमारे पास इसकी रिएक्शन होगा H+ से। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये H+ जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला है वहाँ से मिला है, या ऐसा समझ सकते हो कि ये जो H+ निकला है इसी से वापस रिएक्शन हो रहा है, कैसे भी समझ लो। तो वही होगा कि भाई इसके पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भाई ये जाएंगे इनको दान दे के आएंगे और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और फिर वही पुरानी कहानी चलने वाली है। तो देखिए ये है आपका क्लोरीन, ये बॉन्ड है, इनको दान दे दिया, तो देखिए ये CH वैसे ही है, ये CCl3 वैसे ही है, ये OH था और एक और H आ गया, तो ये हो गया OH2। समझ में आया, OH था एक और H आ गया OH2, पर ऑक्सीजन को नुकसान हुआ, इसका लोन पेयर चला गया, तो इस पर आएगा प्लस। अब ऑर्गेनिक में आपको जहाँ भी OH2 दिखे, OH2+, ये OH2+ बनता हुआ दिखे तो पानी निकलेगा। OH2+ यानी H2O बन रहा है ना, देखो H2O, तो भाई ये H2O कैसे बनेगा, ये बॉन्ड लेके बाहर आएगा और पानी का रिमूवल हो जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ बन के आ रही होगी। देखिएगा ध्यान से, ये आपकी बेंजीन रिंग, ये ऊपर क्लोरीन, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करी अपन ने। देखो ये CH और ये CCl3, ये वाला बॉन्ड जा चुका है, तो ये H2O निकल गया, तो यहाँ से क्या निकल गया H2O। पर सुनो वेट करो, ये जब बॉन्ड निकल रहा है, ये जब बॉन्ड निकल रहा है तो इस वाले कार्बन को तो नुकसान हो गया क्योंकि इसका बॉन्ड ले गया ना ये, तो इस पर आ जाएगा प्लस। समझ में आया, इस पर क्या आ जाएगा प्लस। और अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और अब फिर एक क्लोरोबेंजीन आएगा। देखो अभी तक कितने क्लोरोबेंजीन यूज़ करें, देखो एक क्लोरल यूज़ किया है और क्लोरोबेंजीन भी एक ही यूज़ किया है, पर मैंने आपको बताया था कि क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, लेकिन अभी कितने लगे, एक ही लगा है। तो अब एक और क्लोरोबेंजीन आने वाला आएगा,
तो इतना नोट करो, आगे देखते हैं अपन। देखो मैं यहाँ लिख रहता हूँ इसको, फोर्थ स्टेप लास्ट। तो हमारे पास आएगा फिर से क्लोरोबेंजीन। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, जैसे पिछली बार काम हुआ था वही होगा। ये क्लोरोबेंजीन है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये उठ के पैरा पे आएगा। तो यहाँ कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज को देख के पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी यहाँ पे अटैक कर देगी, है ना। ये वाली स्पीशी बना देता हूँ मैं आपको। तो ये इसके ऊपर लगा हुआ है Cl, फिर यहाँ लगा हुआ है CH, इस पर है प्लस, और ये है आपका CCl3। ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव को देख के पॉजिटिव ने अटैक कर दिया इस पर, या आप ऐसे बोल सकते हो किसने इस पर अटैक कर दिया। तो ये कार्बन से जुड़ जाएगा। और अब कैसे बन रहा होगा देखो ध्यान से। तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से बना रहा हूँ। तो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे है क्लोरीन। देखो ये डबल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये डबल बॉन्ड को कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। ये डबल बॉन्ड उठ के बाहर आया, तो यहाँ नेगेटिव आया, उस नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ गया तो ख़त्म। पर ये डबल बॉन्ड जहाँ से निकला है यहाँ पॉजिटिव आएगा ना, समझ रहे हो। यहाँ से डबल बॉन्ड आता है छोड़ के, वहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे ये पूरी स्पीशी, ये जो पूरी स्पीशी ऐसे पलट के जुड़ जाएगी, ये ऐसी स्पीशी ऐसा यहाँ से उल्टी हो गई, समझ रहे हो, ऐसे जुड़ जाएगी। तो मैं इसको जोड़ के दिखा देता हूँ। ये किसके थ्रू जुड़ेगी, CH, और इसका प्लस क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया होगा। फिर ये CCl3, और ये CH से पूरी बेंजीन रिंग जुड़ी है। तो ये कुछ ऐसी उल्टी दिख रही होगी आपको, ये बेंजीन की रिंग, और इससे यहाँ पे जोड़ा है क्लोरीन। ये ऐसा कुछ हो चुका है। अगली स्टेप आपको पता ही है, ये प्लस कैसे ख़त्म होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जो अपनी कुर्बानी देगा, बॉन्ड यहाँ दे के जाएगा। तो जब अपना बॉन्ड दे जाएगा तो किसके फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में। तो देखिए ये बेंजीन की रिंग, ये है क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ से लगा है CH, और ये लगा है आपका CCl3, फिर यहाँ पे लगी है बेंजीन की रिंग, ठीक है, और यहाँ पे है आपका Cl, और ये H बॉन्ड दे के जा रहा है, किस फॉर्म में निकल रहा है, H+। तो अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप में जो H+ यूज़ किया था वो सेकंड स्टेप में निकला, थर्ड स्टेप में फिर यूज़ हुआ, और फोर्थ स्टेप में निकल गया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो H+ जो कि H2SO4 से मिल रहा था, वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है रिएक्शन में। सिर्फ रिएक्शन को कराने का काम है इसका, रिएक्शन में कहीं कंज्यूम नहीं हुआ। ये आपने H+ डाला था और H+ आपको वापस मिल गया है, और ये जो चीज़ बन की हुई दिख रही है आपकी है DDT। ओके, थैंक यू।